हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम क्लास 7th का मैथ्स का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है 2023 के लिए। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक आपके वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया है। इन सारे ही क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है, इन्हीं से संबंधित या इन्हीं प्रश्नों को आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को कहते हैं। तो इनके अंतर को क्या कहते हैं? परिसर या परिसार। ठीक है, इनमें से कौन सा चर नहीं है? तो चर राशि जो बदलती नहीं है वो राशि क्या होती है? चर राशि। ठीक है, तो आपकी 6 जो राशि है वो बदलती नहीं है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा सा नंबर का। इसी प्रकार है, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो आपका आंसर हो जाएगा आ नंबर का। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उससे उस वस्तु का कहते हैं। तो उससे उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, ऋण 3/8 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम आपके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, धन 3/8 होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6वां, रेखा के समांतर एक रेखा खींचने के लिए समान खालिस्थान की अवधारणा उपयोग कर सकते हैं। तो एकांतर कोण की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई उसकी क्या कहलाती है? परिमाप। ठीक है, चारों तरफ की लंबाई क्या कहलाती है? उसका परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, 9p का वर्ग प्लस 17q माइनस 65 इस व्यंजक में q का गुणांक है। तो q का गुणांक कितना है? 17। ठीक है, नेक्स्ट है 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग आप निकाल के देखेंगे कितना होगा? 625। लास्ट क्वेश्चन है आपका वैकल्पिक प्रश्न में, यदि विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु का जितना क्रय मूल्य है, जिस वस्तु को हमने क्रय मूल्य खरीदा है और उस वस्तु को बेच रहे हैं अधिक मूल्य पर, तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 से 20 तक, उनमें आपको प्रश्न नंबर 11वां दिया गया है, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो आपका समीकरण है 3n माइनस 2 = 46। इसका हल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ पर आपका ऋणात्मक 2 है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है, जो कि आपकी अचर राशि है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ ऋणात्मक संख्या में 2 है, तो हम धन 2 को जोड़ देंगे, जिससे ये ऋण 2 और धन 2 घट जाएंगे। तो दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा हमें। तो दोनों पक्षों में 2 को जोड़ने पर 3n ऋण 2 धन 2 बराबर 46 धन 2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3n बराबर 48। दोनों पक्षों में अब हमें n को अकेला करना है, तो हम 3 गुणा में हैं, हम 3 का भाग देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, या 3 का भाग 3 में एक बार चले जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? n। तो हमें 3 का भाग दोनों पक्षों में देना होगा। तो 3n/3 बराबर 48/3। तो 3 का भाग 48 में देंगे आप, तो कितने बार जाएगा? 16 में, और 3 का भाग 3 में एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार n का मान 16 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न 12वां है, किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप कितनी है? 70 अंश है, और उनके अंतः सम्मुख कोणों में से एक की माप कितनी है? 25 अंश। दूसरे अंतः सम्मुख कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना दिया है आपको? 70। कोई एक अंतः सम्मुख कोण कितना है? 25 अंश माना कि दूसरा अंतः सम्मुख कोण कितना माना हमने? x अंश। यदि हम जानते हैं कि दोनों अंतः सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, तो दोनों अंतः सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। तो x धन 25 अंश, ये दोनों आपके अंतः सम्मुख कोण हैं, बराबर 70। ठीक है, तो इसे आप हल करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? 45 अंश। x की माप कितनी आएगी? 45 अंश। इसी प्रकार है प्रश्न 13वां, एक त्रिभुज के 2 कोण 30 अंश तथा 80 अंश है, इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कि तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो हमने तीसरा कोण मान लिया x। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक कोण होगा, 2 कोण है 30 अंश और 80 अंश, तीसरा हमने माना x, तीनों का योग कितना होगा? 180। तो इसे हल करेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 70। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100/100 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/100 का मान कितना होता है? प्रतिशत। ठीक है, तो 1/8 में हम किसका गुणा करेंगे? 100/100 का। तो आपका 100 का गुणा हो जाएगा 1 में, और नीचे आपका 8 × 100, जिसका आपका हल करने पर आपका आएगा 100/8।
8%, इट मीन्स आपका 25/2% अर्थात 12.5% आपका हल होगा। 1/8 इट मीन्स 12.5%। ठीक है। नेक्स्ट मान ज्ञात कीजिए ऋण 13/7 धन 6/7। ठीक है। तो आप जानते हैं ये दोनों परिमेय संख्या हैं और एक परिमेय संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक। तो इसका हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे। आपने हर समान है इनका, तो लघुत्तम कितना आएगा 7। ऊपर वाली संख्या नॉर्मल जुड़ जाएंगी, ऋण 13 धन 6। तो ऋण 13 धन 6 कितना होगा, ऋण 7, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आपकी क्या है, बड़ी है और दोनों विपरीत चिन्ह है तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। तो अर्थात ऋण 7/7 आपका हल होगा, जिसका उत्तर आपका होगा ऋण 1। ऋण 7 में 7 का भाग देंगे तो आपका मान प्राप्त होगा ऋण 1। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमें वृत्त की परिधि का सूत्र पता होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2πr, जिसमें मान रखने पर आपको मालूम है पाई का मान होता है 22/7। ठीक है। तो परिधि होगी 2 पाई का मान 22/7 गुणा r, अर्थात r हमको दी है 14, जिसे हल करेंगे तो हमें परिधि का मान पता चलेगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17, यदि p बराबर ऋण 2 हो तो 4p धन 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान हमें यहाँ रखना है इस समीकरण में। तो 4 ऋण 2 धन 7, हमने p की जगह में ऋण 2 रखा। आप ऋण 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 दूनी 8, मतलब ऋण के 8 धन 7। तो विपरीत चिन्ह है, संख्याएं घट जाएंगी, घटने पर 1 प्राप्त होगा और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको समीकरण का मान क्या प्राप्त होगा, ऋण 1। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18वां, 3 की घात 6 का मान कितना होगा। तो 3 की घात 6 अर्थात 3 का गुणा 6 बार करना, जिसका मान कितना होगा 729। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19वां, 3p धन 4 बराबर 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान हमें ज्ञात करना है, हमें p को अकेला करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ धन के 4 हैं, हम यहाँ से 4 घटाएंगे तो ये 4 घट जाएगा, शून्य बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 4 घटाना पड़ेगा। 4 घटाए तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 में से 4 गए शून्य और 4 में से यहाँ 25 में से 4 गए तो 21 बचा। यहाँ पे 3p है, गुणा में है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 3 एका 3 और यहाँ 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार, अर्थात p का मान कितना प्राप्त होगा आपको 7। मान ज्ञात कीजिए 999 गुणा 999। ठीक है। तो 999 गुणा 900, उत्तर का बायां भाग हम क्या करेंगे, 999 में ऋण 1 घटा देंगे बाएं भाग के। ठीक है। उत्तर के दाएं भाग में हमें 1 कम करके उस संख्या को घटाना है। ठीक है। तो हमने 1 कम किया, 999 का 1 कम होता है, एक छोटी संख्या होती है 998, उसे घटाए तो हमें कितना प्राप्त हुआ 001। तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है। उत्तर का दायां भाग और बायां भाग को साथ में लिखकर हमारा आंसर होगा। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक आपको दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला 21वां प्रश्न है, आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए अपने समय घंटों का पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम पूरे सप्ताह की गई पढ़ाई को प्रतिदिन लिखते जाएंगे। ठीक है। सभी प्रेक्षणों का योग कर लेंगे, इस योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या अर्थात 7 से भाग देकर पूरे सप्ताह का औसत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। माना कि पढ़ाई में प्रतिदिन व्यतीत किया गया समय निम्नलिखित है। पहला, रविवार में 6 घंटे, सोमवार में 7, मंगलवार में 7, बुधवार में 8, बृहस्पतिवार में 7, शुक्रवार में 7, शुक्रवार में 8 और शनिवार में 7। पढ़ाई में व्यतीत किया गया कुल समय कितना हो गया 49 घंटे। ठीक है। कुल दिनों की संख्या कितनी है 7। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ाई में के कुल घंटे बटे दिनों की संख्या, तो हमें कितना प्राप्त होगा माध्य 7। ठीक है। तो इस प्रकार पढ़ाई में व्यतीत किए गए समय का पूरे सप्ताह का औसत कितना प्राप्त होगा 7 घंटे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। आंकड़ों के बहुलक और माध्यक का ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आप जानते हैं हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आंकड़ों में 20 अधिक बार आया, देखिए 20 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो यही आपका क्या होगा, बहुलक होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आया आंकड़ा बहुलक होता है। उत्तर दिए गए आंकड़ों का क्या होगा, बहुलक क्या होगा 20। ठीक है।
आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है? n बराबर 15। ठीक है, यहाँ पर 15 आंकड़े दिए गए हैं आपको, अतः माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है आपका n धन 1/2 वे पद का मान। ठीक है, तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? n धन 1/2 वे पद का मान। ठीक है, तो n कितना है? 15 धन 1/2 मतलब 16/2 के पदवे मान का पद का मान। ठीक है, तो 16/2 अर्थात 8वें पद का मान। 8वें पद का मान क्या है? 20। तो 20 ही आपका क्या होगा? माध्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 375, विक्रय मूल्य 400, तो विक्रय मूल्य अधिक है मतलब दुकानदार को क्या होगा? लाभ प्राप्त हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो आपका लाभ कितना हुआ? 25। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इसमें अगर आप मान रखते हैं तो आपका कितना प्राप्त होगा? 20/3% लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर है, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी दी है आपको? 22 मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 440 वर्ग मीटर। माना कि भूखंड की चौड़ाई कितनी है? b। भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इस सूत्र में प्रश्न दिए गए मान रखने पर इस सूत्र में तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 440, लंबाई दी है 22, तो आपको चौड़ाई पता हो जाएगी। चौड़ाई का मान होगा 20 मीटर, अतः उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई 20 मीटर होगी। आयताकार भूखंड का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आपको लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी, तो आप परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 कोष्टक में लंबाई हो गई, चौड़ाई लंबाई हो गई आपकी 20 और चौड़ाई हो गई 22। 20 और 22 जोड़ने पर 42 प्राप्त हुआ, जिसका गुणा 2 से करेंगे तो 84 मीटर आपका क्या होगा? परिमाप। इस प्रकार से आपका यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप देख कर जाएंगे, यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा करेंगे आप। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।